हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं क्लास 9 सोशल साइंस का चैप्टर 8। कौन सा चैप्टर? चैप्टर 8। इस चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र की आधारशिलाएं चयन की समस्या। तो ये जो न्यू एनसीईआरटी आया है उससे हम कवर करेंगे क्लास 9 का सोशल साइंस। चलिए बिना देर करते हुए आज हम प्रारंभ करते हैं वीडियो। यह है हमारा क्लास 9 जिस चैप्टर का नाम है अर्थशास्त्र की आधारशिलाएं चयन की समस्या, यानी बिल्डिंग ब्लॉक्स इन इकोनॉमिक्स द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। यह अध्ययन करता है कि व्यक्ति, परिवार, व्यवसाय और सरकार अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कैसे करते हैं। जैसा कि यहाँ दिया हुआ है, असीमित आवश्यकता है। हमारी आवश्यकताएं क्या है? असीमित है, लेकिन संसाधन सीमित है। अब है उन्हें पूरा करने के साधन सीमित है। इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव यानी चॉइस करना पड़ता है। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य उपलब्ध संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करना है। इस अध्याय में हम जानेंगे कि संसाधनों की कमी के कारण चयन क्यों आवश्यक है। जैसा कि इस चित्र में दिया हुआ है, इसमें से संसाधन, हमारे पास पैसा कम है लेकिन इनमें से सभी सामान को लेना है, तो कौन से सामान को लेना, प्रायोरिटी जो हम देते हैं, यही हमारा चॉइस है। आवश्यकता होता है तथा सही निर्णय के लिए किए जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। अब है सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला टॉपिक यहाँ से हमारा प्रारंभ होता है कि अर्थशास्त्र क्या है। अर्थशास्त्र क्या है, यानी व्हाट इज इकोनॉमिक्स। तो अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है। अर्थशास्त्र क्या है? एक सोशल साइंस है। यह मानव की आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन करता है, यानी जो भी इकोनॉमिकल गतिविधि है उसको अध्ययन करता है। अर्थशास्त्र बताता है कि सीमित संसाधनों का उपयोग करके अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाए। जैसे सपोज दैट हमारे पास 100 रुपये हैं, और हमको एक बुक भी खरीदना है और एक मूवी भी देखनी है, तो हम प्रायोरिटी देंगे कि इसमें से किस चीज को हम खरीदें। तो यही हो गया सीमित संसाधनों में अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करें, या फिर 100 रुपया में ही हम दोनों काम कैसे करें। अब है प्रत्येक व्यक्ति को आय, समय और संसाधनों के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं। बिल्कुल, जैसा कि अभी बताया कि आय, समय और संसाधनों के अनुसार निर्णय लेने पड़ते हैं। अर्थशास्त्र व्यक्तिगत, सामाजिक तथा राष्ट्रीय स्तर पर निर्णय लेने में सहायता करता है। यह व्यक्तिगत भी सहायता करता है, सामाजिक स्तर पर भी सहायता करता है और राष्ट्रीय स्तर पर भी निर्णय लेने में सहायता करता है। अब बात किया जाए, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है संसाधन, ये सीमित है, इसमें हमको निर्णय लेना है और आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, यानी अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे करेंगे। अब है मुख्य उद्देश्य। अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो संसाधनों का उचित उपयोग, आर्थिक विकास एवं कल्याण, आर्थिक यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। अब है आवश्यकताओं की अधिकतम पूर्ति और सीमित साधनों का सर्वोत्तम उपयोग। अब है मानव की आवश्यकताएं, ह्यूमन वांट्स, मानव की आवश्यकताएं। प्रत्येक व्यक्ति की अनेक आवश्यकताएं होती है। प्रत्येक व्यक्ति क्या है? अनेक आवश्यकताएं। बिल्कुल, भोजन, वस्त्र, आवास मूलभूत आवश्यकता है, यानी 3 जो है कहा जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार भी महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। समय के साथ नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती है। बिल्कुल, समय के साथ नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती रहती है। जैसे मान लीजिए अभी 5G चल रहा है, 5G पहले नहीं चल रहा था, तो 5G जब आ गया तो यही हो गया, समय के अनुसार परिवर्तन। पहले हम लोग साइकिल से सवारी करते थे, अब बाइक पे, 4 व्हीलर पे, यही तो है। आवश्यकताएं जो है समय के साथ परिवर्तन हो रही है और उत्पन्न भी हो रही है कि हमें बाइक की जरूरत है, 4 व्हीलर की जरूरत है। अब है आवश्यकताएं व्यक्ति, स्थान, आय और परिस्थितियों के अनुसार बदलती रहती है। बिल्कुल, आवश्यकताओं की विशेषताएं क्या है? आवश्यकताओं की विशेषताएं की बात करें तो आवश्यकताएं असीमित है। आवश्यकताएं असीमित है। सभी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा नहीं किया जा सकता है। ये देखिए मेन पॉइंट है, याद रखिएगा कि सभी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा नहीं किया जा सकता है।
आवश्यकताओं की प्राथमिकता अलग अलग होती है। बिल्कुल, सीमित संसाधनों के कारण चयन करना आवश्यक होता है। अब है यहाँ पे देखिए, असीमित आवश्यकताएं हैं, चयन करना होता है सीमित साधन में और उसमें से प्राथमिकता उसको देना होता है। जैसे अभी मैंने बताया कि सीमित संसाधन है, उसमें से चयन करना होता है। हमको बुक भी लेना और मूवी भी देखनी है, तो क्या करेंगे, तो प्रायोरिटी देंगे कि हमको ज़्यादा ज़रूरत बुक की है या फिर मूवी देखना है। तो ऑब्वियसली लोग सोचेगा कि अरे मूवी तो फिर हम बाद में देख लेंगे, अभी बुक खरीद लेते हैं। यही जो आपने एक चीज़ को छोड़ा और एक चीज को लिया, यही हमारा चयन है, चॉइस है कि हमने इसको चयन किया। अब है संसाधन, रिसोर्स की बात किया जाए तो संसाधन जो है, संसाधन वे साधन है जिनका उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन के लिए किया जाता है। संसाधन वे साधन है जिनका उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। अब संसाधन के प्रकार की बात किया जाए तो संसाधन के प्रकार जो है 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है मानव संसाधन, तीसरा होता है पूंजी संसाधन, चौथा होता है उद्यमिता। ये हमारे 4 प्रकार के संसाधन हैं। प्राकृतिक संसाधन की बात किया जाए तो भूमि, जल, वन, खनिज, ये सभी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। मानव संसाधन की बात किया जाए, श्रम यानी लेबर, ज्ञान, नॉलेज यानी कौशल और स्किल, ये हो गया। अब पूंजी संसाधन की बात है, पूंजी में मशीनें, उपकरण, भवन, ये हो गया पूंजी संसाधन। अब उद्यमिता, व्यवसाय प्रारंभ करने एवं जोखिम उठाने की क्षमता, ये आ जाता है उद्यमिता में। यही सभी जो है संसाधन के प्रकार है। अब महत्व की बातों को देखें तो महत्व है संसाधनों से उत्पादन होता है। संसाधन से क्या होगा, उत्पादन होगा। बिल्कुल, संसाधन आर्थिक विकास का आधार है, इकोनॉमिक ग्रोथ का आधार है। इसके बिना आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है। इसके बिना आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं है। बिल्कुल, जब संसाधन ही नहीं रहेगा तो आवश्यकता कैसे पूर्ति होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब है संसाधनों की कमी, स्कार्सिटी, है ना, संसाधनों की कमी। संसाधन सीमित होते हैं। बिल्कुल, संसाधन हमेशा याद रखना है कि संसाधन, रिसोर्स जो है वो एक सीमित है, लिमिटेड है। मानव की आवश्यकताएं असीमित है, लेकिन मानव की आवश्यकताएं वांटेड क्या है, असीमित है। सीमित संसाधनों के कारण सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं होती है। इसी स्थिति को संसाधनों की कमी यानी स्कार्सिटी कहा जाता है। ध्यान से समझिएगा इस लाइन को। सीमित संसाधनों के कारण सभी आवश्यकताओं की पूर्ति संभव नहीं होती है। इसी स्थिति को संसाधन की कमी या स्कार्सिटी कहा जाता है। संसाधनों की कमी के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो जाता है। बिल्कुल, प्राकृतिक संसाधनों का सीमित होना, आय की कमी, समय की कमी, तकनीक एवं उत्पादन संबंधी सीमाएं, ये सभी क्या है, संसाधनों की कमी के कारण है। अब संसाधन कम कैसे होगा, आबादी अधिक हो गया है तो संसाधन बिल्कुल कम हो। जैसे यहाँ दिया गया एक नंबर में, जैसे सपोज दैट ये एक परिवार है, इसमें 4 लोग हैं, ठीक है, और डेली ये आसानी से भोजन कर लेते हैं, और यही इस परिवार में ये 4 ना होकर के 7 लोग हो जाए और यही भोजन करने में अब इनको कठिनाई आ रही, यही तो है। पॉपुलेशन बढ़ गया हमारा लेकिन संसाधन सीमित है, तो अब दिक्कत होगा। प्राकृतिक संसाधन का सीमित होना, यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो सीमित है। आय की कमी, अब मान लिया जाए इस परिवार में 7 लोग हैं, ठीक है, इसमें 2 ही लोग कमाने वाले और 7 लोग खाने वाले, तो आय की तो कमी होगी ही। अगर सातों के साथ कमाते तो सभी के पास पैसा होता, कोई टेंशन ही नहीं होता। समय की कमी, समय की कमी। दूसरा है अब तकनीकी एवं उत्पादन सीमाएं, एक बाउंडेशन जो होता है, ठीक है, वो भी जो है संसाधन की कमी का कारण होता है। संसाधन की कमी ही चॉइस की समस्या को जन्म देती है ना। संसाधन की कमी ही चयन की समस्या को जन्म देती है। स्वाभाविक है, अभी पहले भी हमने बताया कि संसाधन कम है ना। यहाँ मान लिया जाए एक जगह सब्जी है ना, आलू, भिंडी, बैगन, कुछ भी, एक जगह यहाँ जो है वो गोल्ड है, और हमारे पास पैसा कम है। संसाधन जो है कब, पैसा जो है मेन है, खरीदने के लिए पैसा कम है, तो हम जो है चयन करेंगे। कैसे चयन करेंगे कि सब्जी खरीदें कि सोना खरीदें। तो स्वाभाविक है कि हमारे पास पैसे कम है, हम कहेंगे ओह रहने देते हैं, गोल्ड को बाद में खरीदेंगे, अभी सब्जी ले लेते हैं, क्योंकि सब्जी खाएंगे जब ही तो जीवित रहेंगे। यही है चॉइस, यही क्या है, चॉइस है, यही जो है। और यहीं से संसाधन की कमी ही
क्या है, चॉइस यानी चयन को जन्म देता है। अब है चयन की समस्या, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, सीमित संसाधनों और असीमित आवश्यकताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव करना पड़ता है। क्या बोला गया, सीमित संसाधनों और असीमित आवश्यकताओं के कारण प्रत्येक व्यक्ति को चुनाव करना पड़ता है। सभी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना संभव नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि सभी आवश्यकताओं को एक साथ पूरा करना संभव नहीं है। किसी को मन है फॉर्च्यूनर लेने का, किसी को मन है थार लेने का, और किसी को मन है दोनों लेने का, तो दोनों में चुनेगा कि हम फॉर्च्यूनर ले कि थार ले, है ना। तो यही तो चॉइस है। या अब एक ही साथ कैसे होगा, पैसा सीमित है, उसके पास संसाधन सीमित है, तो कोई एक गाड़ी ही ले पाएगा। इसलिए व्यक्ति अपनी प्राथमिकताओं के अनुसार निर्णय लेता है। सही चयन के संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग होता है। चयन की समस्या व्यक्तिगत, परिवार, व्यवसाय और सरकार सभी के सामने होती है। बिल्कुल, एक अकेला व्यक्ति के सामने भी होता है चयन का समस्या, एक परिवार के सामने भी होता है, एक व्यवसाय के सामने भी होता है, और एक सरकार के सामने भी चयन की समस्या होती है। अब देखिए एक उदाहरण है। उदाहरण में क्या दिया गया है, यदि आपके पास यदि आपके पास 500 रुपया है और आपको पुस्तक तथा बैग दोनों खरीदने हैं, लेकिन पैसे केवल एक के लिए है, तो आपको चुनाव करना होगा। देखिए वही चीज तो है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपके पास 500 रुपया है, आपको पुस्तक भी खरीदना है और बैग भी खरीदना है, लेकिन पैसा जो है केवल एक ही सामान खरीदने का है। 500 में या तो आप पुस्तक खरीद सकते हैं या फिर बैग खरीद सकते हैं। यही तो आपका चुनाव है। आप कहेंगे कि हम पुस्तक खरीद लेते हैं या बैग खरीद लेते हैं, दोनों में से कोई एक चीज का जो चयन करते हैं, यही तो चुनाव है। अब है अवसर लागत। अब क्या है, अवसर लागत यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की बात की जाए, उसको हम समझते हैं। किसी एक विकल्प को चुनने पर जिस दूसरे सर्वोत्तम विकल्प का त्याग करना पड़ता है, उसे ही हम अवसर लागत कहते हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया, यहाँ पे सब्जी है और यहाँ पे गोल्ड है, तो मैंने गोल्ड को जो छोड़ा और सब्जी को जो खरीदा, यही हमारा त्याग, जो हमने गोल्ड का त्याग किया, यही हमारा अवसर लागत है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। समझ में आ गया होगा। यही हमारा उदाहरण, ये इसका परिभाषा भी लिखा हुआ है। किसी एक विकल्प को चुनने पर जिस दूसरे सर्वोत्तम विकल्प का त्याग करना पड़ता है, उसे अवसर लागत कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक विद्यार्थी पढ़ाई करने के बजाय फिल्म देखने जाता है, तो उसकी अवसर लागत पढ़ाई का समय है। अवसर लागत क्या है, पढ़ाई का समय है, क्योंकि उसने पढ़ाई के समय को छोड़ करके फिल्म देखने के लिए चला गया है। अब है महत्व, अवसर लागत का महत्व। सही निर्णय लेने में सहायता मिलती है। अवसर लागत का महत्व क्या है, ये सही निर्णय लेने में सहायता इससे मिलती है। संसाधनों का उचित उपयोग होता है, संसाधनों का उचित उपयोग होता है। अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है, अनावश्यक खर्च से बचा जा सकता है। आर्थिक निर्णय अधिक प्रभावी बनते हैं, आर्थिक निर्णय क्या है, अधिक प्रभावी बनते हैं। अब हमारा उत्पादन के साधन, उत्पादन के साधन यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उत्पादन के प्रमुख 4 साधन हैं। आपको याद रखना एक चीज, क्या कि उत्पादन के 4 प्रमुख साधन हैं। सबसे पहला होता है हमारा भूमि, दूसरा होता है श्रम, तीसरा होता है पूंजी, चौथा होता है हमारा उद्यमिता। तो देखिए यहाँ उत्पादन की प्रक्रिया, ये क्या है, उत्पादन की प्रक्रिया। इसमें चाहिए भूमि भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, पूंजी भी चाहिए और उद्यमिता भी चाहिए, तब जाकर के वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है। महत्व, इन साधनों की सहायता से वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। बिल्कुल जैसा कि मैंने यहाँ देखा और इसको समझा। किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। सभी उत्पादन कार्य इन्हीं साधनों पर आधारित होते हैं। जितने भी उत्पादन कार्य है, सब इन्हीं साधनों पर आधारित होते हैं। अब इसमें से हम इस चारों को एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा भूमि। सबसे पहला क्या आता है हमारा, भूमि यानी लैंड। तो उत्पादन का प्राकृतिक साधन है। भूमि क्या है, उत्पादन का प्राकृतिक साधन है, जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है। अब इसकी विशेषताओं की बात किया जाए, भूमि उत्पादन का प्राकृतिक साधन है। बिल्कुल, इसमें मिट्टी, जल, वन, खनिज तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन शामिल है। जैसा कि यहाँ देखिए जो है, ये हमारा मिट्टी हो गया, ये हमारा ट्रैक्टर से जो खेती किया जा रहा है वो हो गया, फैक्ट्री हो गया, घर हो गया, पेड़ पौधा हो गया, ये सब हो गया। भूमि की मात्रा सीमित होती है। भूमि की मात्रा क्या है, बिल्कुल भूमि की मात्रा फिक्स है। अगर हम ज्योग्राफी के अनुसार देखें
तो 71% जो है क्या हमारा जल है और 29% जो है हमारा भूमि है। भूमि है तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, भूमि तो क्या है, फिक्स है। अब आगे बढ़ते हैं। कृषि, उद्योग एवं भवन निर्माण में भूमि का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल, हम खेती करते हैं वो भी भूमि पे ही कर रहे हैं, उद्योग लगाए वो भी भूमि पर ही है, भवन निर्माण कर रहे हैं वो भी भूमि पर ही है। भूमि से अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। भूमि से अनेक प्रकार के प्राकृतिक संसाधन प्राप्त होते हैं। अब देखते हैं भूमि का महत्व, लैंड का महत्व क्या है। खाद्य उत्पादन का आधार, बिल्कुल। उद्योगों के लिए स्थान, बिल्कुल। प्राकृतिक संसाधनों का स्रोत, ये सभी जो है महत्व है किसका, भूमि का महत्व है। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें है श्रम। अब क्या है, लेबर। लेबर की बात करें, इसकी विशेषता सबसे पहले देखेंगे कि श्रम कहते किसको है, लेबर कहते किसको। श्रम से तात्पर्य मनुष्य द्वारा किया जाने वाला शारीरिक एवं मानसिक कार्य है। यानी मनुष्य के द्वारा जो किया गया कार्य है, चाहे वो शारीरिक रूप से हो या मानसिक रूप से है, उसको हम क्या कहते हैं, श्रम कहते हैं। अब है श्रमिक वस्तुओं एवं सेवाओं का के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है या निभाते हैं। बिल्कुल, श्रमिक जो होता है, लेबर जो है, वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुशल श्रमिक उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ाते हैं। कुशल श्रमिक उत्पादन की गुणवत्ता और मात्रा दोनों बढ़ाते हैं। शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुभव से श्रम की उत्पादन बढ़ती है। बिल्कुल, शिक्षा, प्रशिक्षण एवं अनुभव से ही श्रम की उत्पादन बढ़ती है। अब श्रम के महत्व की बात किया जाए, महत्व तो उत्पादन में वृद्धि होती है। बिल्कुल, लेबर जब लगेगा तो प्रोडक्शन में क्या होता है, वृद्धि होता है। आय एवं रोजगार का स्रोत होता है। श्रम क्या है, आय एवं रोजगार का स्रोत है। आर्थिक विकास में योगदान देता है। समाज की प्रगति का आधार है। तो ये देखिए, यहाँ जो चित्र दिया गया है, इन सभी चीजों से आपको समझ में आ जाता होगा कि लेबर से क्या क्या होगा। जैसे बोला गया, शिक्षा प्रशिक्षण अनुभव से जो है श्रम उत्पादकता बढ़ती है। बिल्कुल, हम किसी क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं, कंप्यूटर के क्षेत्र में मान लिया जाए, तो हम उसके बारे में शिक्षा लेंगे ना, जानकारी लेंगे, तब तो काम करेंगे। उसके बारे में फिर ट्रेनिंग लेंगे यानी प्रशिक्षण, और उसके बाद जो है हमको अनुभव प्राप्त होगा, तो इससे क्या होगा, श्रम उत्पादकता में वृद्धि होगी। अब है पूंजी, कैपिटल की बात किया जाए तो कैपिटल क्या होता है, इसकी विशेषता देखेंगे। पूंजी वह मानव निर्मित साधन है जिसका उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। यानी पूंजी वह मानव निर्मित साधन है जिसका उपयोग वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में किया जाता है। मशीनें, उपकरण, भवन, कारखाने, वाहन आदि पूंजी के उदाहरण है। क्या क्या ध्यान से समझेंगे। मशीनें, देखिए यहाँ दिया हुआ है ना चित्र, मशीनें, ठीक है, उपकरण, भवन यानी बिल्डिंग, कारखाने, ये सभी जो है वाहन पूंजी के उदाहरण है, चाहे वो गाड़ी हो, बिल्डिंग हो, भवन हो। अब है पूंजी उत्पादन क्षमता बढ़ाती है। बिल्कुल, कैपिटल क्या उत्पादन क्षमता बढ़ाती है। पूंजी के बिना बड़े स्तर पर उत्पादन संभव नहीं है। बोलता है ना गांव घर में, कह रहे हमारा पास पूंजी नहीं है यार, पैसा नहीं है, हम क्या दुकान खोलेंगे, कैसे चलेगा। तो यही है कि पूंजी के बिना बड़े स्तर पर उत्पादन संभव नहीं है। पूंजी का महत्व, उत्पादन में वृद्धि होता है, समय की बचत होती है, कार्य की गुणवत्ता में सुधार आता है, आर्थिक विकास को गति मिलती है। तो समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है उद्यमिता, इंटरप्रेन्योरशिप। इसकी विशेषता देखते हैं। उद्यमिता उत्पादन का चौथा साधन है। उद्यमिता जो है उत्पादन का चौथा साधन है। उद्यमी व्यवसाय की योजना बनाता है। यानी उद्यमिता जो है उद्यमी व्यवसाय की योजना बनाता है। वह भूमि, श्रम एवं पूंजी का उचित समन्वय करता है। उद्यमी लाभ कमाने के उद्देश्य से जोखिम उठाता है, नए विचार एवं नवाचार को बढ़ावा देता है। उद्यमी के प्रमुख कार्य, व्यवसाय की योजना बनाना। बिल्कुल, व्यवसाय की योजना बनाना, संसाधनों का प्रबंध करना, ठीक है, जोखिम उठाना, ठीक है। अब है उत्पादन एवं विपणन की व्यवस्था करना। तो ये सभी जो है उद्यमिता यानी एंटरप्रेन्योरशिप की विशेषताएं थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब है वस्तुएं एवं सेवाएं। वस्तु एवं सेवाएं, वस्तु एवं सेवाएं।
वस्तु, सबसे पहले हम देखते हैं गुड्स को। वे वस्तुएं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है ना। वे वस्तुएं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। उदाहरण के लिए पुस्तक, मोबाइल, कुर्सी, कपड़े, भोजन आदि, ये सभी क्या है, वस्तुएं हैं। देखिए यहाँ है ना, कुर्सी है, मोबाइल है, कपड़ा है, बुक है। सेवाएं, सर्विस, वे कार्य जिन्हें देखा नहीं जा सकता लेकिन जिनका लाभ प्राप्त होता है। उदाहरण शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, परिवहन, डाक, इंटरनेट, ये सभी जो है कार्य देखा तो नहीं जाता है लेकिन उसका लाभ हमको मिलता है। महत्व, अब देखिए वस्तु और सेवाएं मिलकर मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा उपभोक्ता एवं उत्पादक। उपभोक्ता एवं उत्पादक। उपभोक्ता यानी कंज्यूमर की बात किया जाए, जो व्यक्ति वस्तु एवं सेवाओं का उपभोग यानी उपयोग करता है उसे हम उपभोक्ता कहते हैं। जो व्यक्ति वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करता है उसे उपभोक्ता कहते हैं। अब बात आती है उत्पादक की, प्रोड्यूसर की। जो व्यक्ति या संस्था वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती है वह उत्पादक कहलाते हैं। यानी जो उत्पादन करता है वही उत्पादक कहलाता है। अब संबंध को समझेंगे। उत्पादक वस्तु एवं सेवाएं बनाते हैं, उपभोक्ता उनका उपयोग करते हैं। अर्थव्यवस्था के सुचारू संचालन में दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उपभोक्ता, ठीक है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। दोनों एक दूसरे पर क्या है, निर्भर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब है आर्थिक गतिविधियां, इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात किया जाए, वे सभी कार्य जिन्हें आय प्राप्त होता है उसे हम आर्थिक गतिविधि कहलाती है। वे सभी कार्य जिनसे आय प्राप्त होती है, क्या प्राप्त होती है, आय यानी इनकम प्राप्त होती है, उसे आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। अब है आर्थिक गतिविधियों के मुख्य प्रकार। सबसे पहला आता है कृषि, उद्योग, व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, सूचना एवं संचार सेवाएं, ये सभी जो है आर्थिक गतिविधि के प्रकार हैं। अब इसमें आता है रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। इससे क्या होता है, महत्व को देखते हैं, ये हमारा महत्व है। रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन होता है, लोगों की आय में वृद्धि होती है, देश के आर्थिक विकास में योगदान मिलता है। किससे, आर्थिक गतिविधि से। अब है अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र। अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्र की बात किया जाए तो इसको मुख्यतः 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। कितने क्षेत्रों में, 3 क्षेत्रों में बांटा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो हम प्राइमरी सेक्टर को समझेंगे कि प्राइमरी सेक्टर होता क्या है। तो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी, खनन, ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र हैं। ये सभी क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, यानी जो भी भूमि से संबंधित हो, जमीन से संबंधित हो, वो सभी जो है क्या है, प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात किया जाए, सेकेंडरी क्षेत्र, इसको कहा जाता है विनिर्माण क्षेत्र, यानी उद्योग, विनिर्माण, निर्माण कार्य, ये सभी द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र की बात किया जाए तो इसमें आ जाता है सेवा क्षेत्र। इसको क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र का मतलब जो आप सेवा दे रहे हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं, बैंकिंग, परिवहन, संचार, पर्यटन, ये सभी किस में आता है, तृतीय क्षेत्र में आता है। तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर होते हैं तथा देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। अब देखिए एक चीज को समझेंगे। देखिए ये जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, ये जो चित्र छोटा सा दिया हुआ, ये हमारा प्राथमिक क्षेत्र है, जो हम खेतों में खेती कर रहे हैं, कृषि, पशुपालन, वो सभी प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा आ जाएगा विनिर्माण क्षेत्र, यानी निर्माण कार्य, जैसे ये हमारा भवन है ना, तो ये निर्माण कार्य जो होगा तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र की बात किया जाए तो सेवाएं। देखिए यहाँ एक टीचर है, ये पढ़ा रहे हैं, ये सेवा दे रहे हैं। ये सपोज दैट यहाँ पर एक डॉक्टर है, क्या है, एक डॉक्टर, ये डॉक्टर का आला है ना, और ये जो सेवा दे रहे हैं यही तो क्या है, हमारा तृतीय क्षेत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग, कि हम संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करेंगे कैसे है। संसाधनों का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। कोई भी संसाधन है उसका उपयोग जो है सोच समझ के करना चाहिए। सीमित संसाधनों का अनावश्यक दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। वह उपलब्ध संसाधनों से अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है, बिल्कुल
अब है पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग एवं पुनः उपयोग यानी रीयूज को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल, हम जो आजकल पॉलीथीन का इस्तेमाल कर दे रहे हैं, फेंक दे रहे हैं, उसको रिसाइकिल किया जाना चाहिए। प्लास्टिक का बोतल है उसको रिसाइकिल किया जाना या फिर उसका रीयूज किया जाना चाहिए। अब है संसाधनों का संतुलित उपयोग सतत विकास पर आधार है, विकास का आधार है। अब इससे निष्कर्ष क्या निकलता है कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग वर्तमान में एवं भविष्य दोनों के लिए आवश्यक है। यही छोटा सा चित्र था रिसाइकल, यूज और पुनर्चक्रण। अब है चयन की समस्या का समाधान, कि चयन का समस्या का जो होता है चूज करना कि किसको चुने, कैसे चुने, तो अब इसका समाधान निकलेगा। आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करें। क्या है? चयन की समस्या का समाधान करने के लिए आवश्यकताओं की प्राथमिकता तय करें। उपलब्ध आय एवं संसाधनों का सही आकलन करें। क्या है कि उपलब्ध आय यानी इनकम एवं संसाधनों का सही आकलन करें। अनावश्यक खर्च से बचें। सीमित संसाधनों का अधिकतम उपयोग करें, अधिकतम उपयोग करें। अब है भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्णय लें। अवसर लागत यानी अब आता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को छोड़कर निर्णय लें। उदाहरण, यदि एक विद्यार्थी के पास सीमित समय है तो उसे मनोरंजन और पढ़ाई के बीच संतुलन या संतुलित एवं उचित चयन करना चाहिए। अब है परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य, क्विक रिवीजन। तो ये बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लेंगे, और वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक कर लेंगे। अगर आपने इससे पहले का चैप्टर नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ जाकर के सभी अध्याय का एक एक करके अलग अलग वीडियो बना हुआ है, उसको देख लेंगे, आपको फायदा होगा। तो चलिए अब बताते हैं परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण तथ्य। अब है अर्थशास्त्र, सीमित संसाधन एवं सीमित आवश्यकताओं का अध्ययन है। संसाधन की कमी स्कार्सिटी कहलाती है। चयन की समस्या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कहलाता है। अवसर लागत इसको अंग्रेजी में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। अब है उत्पादन के 4 साधन है। नंबर 1 भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता। क्या है? भूमि, श्रम, पूंजी और उद्यमिता है। वस्तुएं जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, वस्तु वह है जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है। सेवाएं जिनका लाभ लिया जाता है पर उन्हें छुआ नहीं जा सकता है। उपभोक्ता, उपभोक्ता मतलब वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला। क्या है? वस्तुओं एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता कहलाता है। अब है उत्पादकता, उत्पादक वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन करने वाला ही उत्पादक कहलाता है। संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग ही आर्थिक विकास एवं सतत विकास की कुंजी है। आर्थिक संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग आर्थिक विकास एवं सतत विकास की कुंजी है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कल दूसरे वीडियो में। चलिए तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।